नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पे। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज ये 11वां लेक्चर है, क्लास 11 है। इसके पहले हम सब लोग ने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और टोटल 10 लेक्चर्स में हम सब लोग ने काफी कुछ बेसिक्स सीख लिए हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस और नॉट इवन फोर्सेस, इट मे बी अप्लाइड ऑन एनी वेक्टर। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी आप किसी भी वेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट में बी मोमेंटम, इट में बी वेलोसिटी, इट में बी डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, किसी के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा कोई नया नहीं है, बस जो आपने फोर्स की इसलिए पढ़ा क्योंकि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स और उसके एप्लीकेशन, उसके इफेक्ट को ही पढ़ रहे हैं। तो हम सब लोग फोर्स के बारे में बात कर लिए। और ये कब लग रहा था, पैरेललोग्राम लॉ कब लग रहा था? जब केवल दो ही फोर्सेस हो और दोनों फोर्सेस कॉन्करेंट को प्लेनर हो, एक ही प्लेन में हो और क्या हो, कॉन्करेंट हो, एक पॉइंट से होकर पास कर रहा हूं। तो उस सिचुएशन में हम इसको यूज कर रहे थे। बात समझ में आ रही? अब उसमें क्या यूज करने में आ रहा था? उसमें ये आ रहा था कि अगर दो फोर्सेस हैं, उनको हम किन्हीं पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो डायगोनल पास करेगा वही उनके रिजल्टेंट के बारे में बताएगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप किया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप किया कि रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। ये हम सब लोगों ने डेवलप किया। इसके बाद आपका उसी रिजल्टेंट का फर्स्ट के साथ, उसी रिजल्टेंट का फर्स्ट वाले फोर्स के साथ एंगल जब निकालने की बारी आई, तो आपने लिखा कि tan अल्फा इक्वल टू f2 साइन थीटा अपान f1 प्लस f2 कॉस थीटा। इतनी बात हो गई। उसके हमने 7-8-10 केसेस भी कर लिए। सब कुछ हम सब लोग को समझ में आ गया। इसके बाद लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा। लॉ ऑफ ट्रायंगल में ये जाना कि रिजल्टेंट अगर निकालना है, दो फोर्सेस है, उनको रिजल्टेंट निकालना है और दोनों फोर्सेस को किसी ट्रायंगल के 1/1 साइड से रिप्रेजेंट करें। अगर किसी बॉडी पर एक पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं और उन दोनों फोर्सेस को किसी ट्रायंगल के 1/1 साइड से रिप्रेजेंट करें, तो फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाने वाली लाइन जो रहेगी वो उन दोनों का रिजल्टेंट बताएगी। ये था अप्रोच रिजल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा अप्रोच आपका ये आया कि अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहा हो, थ्री फोर्सेस हो, और तीनों फोर्सेस इस प्रकार होंगी, कोप्लेनर हो, कॉन्करेंट हो और वो ट्रायंगल के तीन 1/1 तीनों साइड से एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जा सके। तो जब तीन फोर्सेस हैं और एक ऑर्डर में हैं, तो फर्स्ट टू का रिजल्टेंट जो होता, तीसरा उसके अपोजिट है, तो नेट क्या आ जाएगा? 0। तो ये बातें निकल के ये आती हैं कि अगर किसी एक बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, किसी एक बॉडी पे क्या लग रहे हैं? थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, और वो तीनों फोर्सेस किसी भी ट्रायंगल के 1/1 साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो ये कंफर्म है कि तीनों में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और अगर नेट फोर्स 0 होगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब लोग ने लॉ ऑफ ट्रायंगल को देखा। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आया कि अगर किसी बॉडी पर थ्री फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों आपके किसी एक क्लोज ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं 1/1 साइड से, तो नेट फोर्स 0 होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। इसी बात को लामी ने पहचाना। अब लामी ने दूसरी तरीके से इस बात को बोला कि अगर किसी बॉडी पर तीन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में है,
किसी एक बॉडी पर सिर्फ 3 फोर्सेस है, पहली बात। तीनों क्या है, कोप्लेनर है, कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तब उन्होंने बताया कि किसी एक फोर्स और बाकी बचे 2 फोर्सेस के बीच के एंगल के साइन का रेशियो कांस्टेंट होता है, या कोई एक फोर्स बाकी बचे 2 फोर्सेस के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई? पूरी बात एकदम से समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम तो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया था बात। इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कीप इट इन इक्विलिब्रियम, तो लामी का प्रमेय कब लगेगा? 3 कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा। 3 फोर्सेस हो और ये तीनों फोर्सेस 3 बातें हो। एक आपका कोप्लेनर हो, कोप्लेनर हो, दूसरा आपका कॉन्करेंट हो, और तीसरा आपका इक्विलिब्रियम में हो। तब आप इसको सोचिएगा, तब आप इसके बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। ठीक है, तो 3 फोर्सेस हो, कोप्लेनर हो, समतलीय हो, कॉन्करेंट हो, इक्विलिब्रियम में हो, तब आप लगाएंगे। और क्या होता है इक्विलिब्रियम? ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ, each force is proportional to the sine of the angle between other two, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। क्लियर हो गया? अब जैसे यहां पर बात आई कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, नेट रिजल्टेंट 0 होगा, वी कैन रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। अब जब यहां पर आप डेरिवेशंस देखेंगे तो 1 बाय 1 साइड से हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे ए बी जो है, ए बी अपान ये वाला एंगल, ए बी अपान साइन 1। देखिए साइन रूल क्या है, किसी भी ट्रायंगल में साइन रूल क्या है कि कोई एक साइड और उसके सामने की कोण का साइन का रेशियो कांस्टेंट है। तो साइन रूल से उन्होंने बताया, क्या बताया साइन रूल से? तो अब देखिए ए बी अपान साइन एंगल ए सी बी, ए बी अपान साइन एंगल ए सी बी, दैट इज 180 माइनस अल्फा, एंड BC अपान साइन ABC, और इसी से आप देखेंगे तो F1 अपान साइन पाई माइनस अल्फा, F2 अंकल डेरिवेशन किया, लास्ट लेक्चर में किया है, तो कोई नई बात नहीं है। ये फाइनली आ गया F1 अपान साइन अल्फा, F1 अपान साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इक्वल टू F3 अपान साइन गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एंड अल्फा क्या है? अल्फा देखिए क्या, अल्फा इज द एंगल बिटवीन F2 एंड F3। तो जब F1 है अपान साइन अल्फा है, और अल्फा किसके बीच है? F2 एंड F3, बाकी बचे 2 फोर्सेस के बीच का एंगल। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो F3 अपान अगर लिखना हो तो अगर हम इसको F3 अपान गामा लिखें, और ये गामा किसके किसके बीच का एंगल होगा? F1 एंड F2 के बीच। तो ये लिखा भी होगा, गामा इज द एंगल बिटवीन F1, एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो गामा जो है वो F1 और F2 के बीच का कोण है। और बीटा क्या है? बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल बिटवीन F3 एंड F1। ऐसे अगर आप लिखें F2 अपान साइन बीटा, अगर लिखे तो बीटा गारंटी है F1 एंड F3 के बीच होगा, F1 एंड F3 के बीच होगा। क्लियर? और यहां पर अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा होगा F2 एंड F3 के बीच। तो आप इसको ध्यान से समझ के रखिएगा। क्लियर? ये आया। अब इसमें 2 बातें और हैं, सारे फोर्सेस या तो आपके टुवर्ड्स द पॉइंट हो या फिर अवे फ्रॉम द पॉइंट। देखिए चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी दिखाने को, आप मिक्सअप भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है।
पर उसमें माइनस प्लस लेना पड़ेगा, वो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो कुछ करना नहीं है। ऑल थ्री फोर्सेस शुड बी कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, इसको आप ध्यान रखिएगा, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर। ऑल थ्री फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, और आगे ऑल थ्री फोर्सेस विल बी इन कंडीशन ऑफ टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट की ओर हो तीनों फोर्सेस, और अबे फ्रॉम द पॉइंट, जैसे इसमें है तो F1 अबे है, F3 अबे है और F2 टुवर्ड्स है, तो इसमें नहीं, इसको नहीं, तो हम इसी को F2 को आगे बढ़ा लेंगे ऐसे। और हमें पता है कि इस फोर्स को, चूंकि रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, इफेक्ट में चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, तो प्रिंसिपल अब इसी बात को आप मॉडिफाई कर लेंगे, F1 इधर ही रहने दो, F3 इधर ही रहने दो, इधर F3 रहने दो, इधर F1 रहने दो, और इधर क्या कर दो, F2 रहने दो। ठीक है, तो ये आप अब ये अगर यहां पर लिखें तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और अगर F2 और F1 के बीच, F2 और F3 ये होगा बीटा, और ये होगा गामा। बात समझ में? तो ये आपका इधर F1, इधर आपका F2, और इधर आपका F3, तीनों क्या हैं, अबे हैं, तीनों क्या हैं, अबे हैं। तो आपका ये हो गया, आप यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर ये अल्फा है और ये पूरा एंगल बीटा है और ये एंगल क्या है, गामा है, तो यहां से आप लिख सकते हैं F1 अपान साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपान साइन गामा, साइन बीटा इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। तो या तो आपके तीनों आपके टुवर्ड्स द पॉइंट हो, या तो तीनों अबे फ्रॉम द पॉइंट हो। तो दो तीन बातें, कोप्लेनर कॉन्करेंट होना चाहिए, थ्री फोर्सेस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और तीनों या तो टुवर्ड्स द पॉइंट हो या तो अबे फ्रॉम द पॉइंट हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला एक क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका है और ये क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 किलोग्राम भार, और फिगर में 20 लिखा हुआ है। तो थोड़ा देखिए डाउटफुल बातें हो गई कि सर हम कैसे करें। तो डाउटफुल बातें में हम लोग फिगर को ही वेरिएशन देते हैं, इसी को वरीयता देते हैं कि जो फिगर में है वही सही है, और यहाँ पर हम इसको काट के 20 किलोग्राम कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 20 किलोग्राम वेट। 20 किलोग्राम भार के एक पिंड को एक ही क्षैतिज रेखा में, एक ही क्षैतिज रेखा में परस्पर 10 मीटर की दूरी पर, देखिए ए और बी जो हैं वो एक ही क्षैतिज रेखा में परस्पर 10 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से 6 मीटर और 8 मीटर की दूरियों से बांध कर लटकाया गया। मतलब ये आपका 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, इसको रस्सी से लटकाया गया, बांध कर लटकाया गया, ठीक है। डोरियों में तनाव ज्ञात करिए, डोरियों में क्या निकालना है, तनाव। अब अगर ओ वाला पॉइंट पर आप आइए, ओ पॉइंट पर आइए, तो ओ पर क्या नीचे की तरफ आपका 20 किलोग्राम फोर्स, 20 इंटू 9.81 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्या आपका ओ पॉइंट पर नीचे की तरफ क्यों लग रहा है, क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पर एक वेट है और ये वेट अपनी वेट से उस पॉइंट को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वो 20 इंटू 9.81 तो लग ही रहा है। अब लग रहा है तो ये भाग जाना चाहता, लेकिन किसी ने रोका। किसने रोका, एक मान लो इसको TOB, टेंशन इन, क्या होगा, रोप OB, तो ये हो गया TOB, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, TOA। अब आप ध्यान से देखो, ओ पॉइंट पर 20 किलोग्राम
फोर्स को 20 इंटू 9.81 न्यूटन लिख सकते हैं, और इसके बाद टीओबी इधर की तरफ और टीओए, अब इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन हम अलग बना के आपको केवल फील कराना चाहते। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया। अब क्या ओ पॉइंट पर 3 ही फोर्सेस लग रहे हैं? क्या ओ पॉइंट पर 3 फोर्सेस ही लग रहे हैं? हाँ गुरुजी, हाँ। अगर ओ पॉइंट पर बात करें तो 3 ही फोर्स लग रहे हैं, और इस एंगल को मान लो थीटा और इसको मान लो अल्फा, तो गारंटी है ये अल्फा होगा और ये क्या होगा, थीटा होगा। और अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी देखें, ट्रायंगल ये ए है, ये ओ है, ये बी, थोड़ा ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। अब यहां हम कंफर्म हो लिए कि 3 ही ओ पर 3 ही फोर्स लग रहे, तीनों एक ही प्लेन में हैं और तीनों कॉन्करेंट हैं, और ओ नीचे ऊपर कहीं आ नहीं रहा, इक्विलिब्रियम है, लामी लगा सकते हैं। 3 फोर्सेस हैं, तीनों कॉन्करेंट कोप्लेनर और क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो लामी लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब लामी के लिए एंगल तो चाहिए भैया, तो ये अगर 6 है, ये 8 है और ये 10 है, गारंटी ये 90 होगा, गारंटी ये 90 होगा। अगर 6, 8, 10 का है, पाइथागोरस प्रमेय आपका लागू हो रहा है तो 90 होगा, और ये एंगल आप थीटा मान रखे हैं, ये एंगल आप अल्फा मान रखे हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये पूरा एंगल 90 प्लस अल्फा होगा? ये पूरा एंगल 90 प्लस अल्फा होगा? क्या ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा होगा? और क्या ये एंगल 90 है? आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये 90 प्लस अल्फा, ये 90 प्लस थीटा। क्यों 90 प्लस थीटा? क्योंकि 90 तो इतना हो ही गया ना, और इसमें अल्फा और जुड़ेगा इधर और उधर थीटा। अब लामी क्या कहता है? लामी ये कहता है, क्या कहता है? लामी कहता है 20 इंटू 9.81 F1 अपान साइन 90। भाई साइन 90 क्यों? क्वेश्चन आया कि साइन 90 क्यों, आपको किसी ने कहा, हाँ हमने समझा। तो क्या हुआ, 20 इंटू 9.81 इंटू साइन 90, एक बल और बाकी बचे 2 बलों के बीच के कोण का साइन। तो जब आप ये फोर्स लेंगे तो बाकी बचे ये दोनों है ना, उनके बीच का एंगल। ऐसे अगर हम यहां पर लिखें तो टी ओ ए अपान क्या होगा, ये टी ओ ए अपान साइन 90 प्लस अल्फा, बाकी बचे 2 के बीच का एंगल। और अगर यहीं पर देखें तो टी ओ बी अपान साइन, टी ओ बी ये है और इन दोनों के बीच, तो ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर हो गया सबको? अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से आएगा 20 इंटू 9.1, इसको आप लिख लीजिए 20 इंटू 9.81, और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, और ये आएगा टी ओ ए अपान साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस अल्फा आ जाएगा। ऐसे आएगा टी ओ बी अपान कॉस थीटा। ये हो गया आपका फाइनल। तो यहां से अगर हम बात करें तो टी ओ ए जो होगा वो होगा 20 इंटू 9.81 कॉस अल्फा, और टी ओ बी जो होगा, अरे भाई फर्स्ट सेकंड ले लो तो ये आ गया, और सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड ले लो तो ये आ गया, तो 20 इंटू 9.81 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन आके लटक गया अल्फा और थीटा। तो यहां से अगर इस ट्रायंगल में देखें, ये नए समकोण त्रिभुज है, इसके हिसाब से बात करें तो कॉस अल्फा जो होगा आधार, आधार मतलब 8/10 होगा, और कॉस थीटा जो होगा वो होगा 6/10। कॉस थीटा जो होगा वो आधार ये हो जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल से सटा हुआ आपका बेस होता है, और 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूस होता है।
तो कॉस भी मालूम है और आपको सारी वैल्यूज भी मालूम है, तो आपने दूरियों में तनाव ज्ञात कर लिया। इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे कॉस अल्फा और कॉस बीटा का मान रख दें। तो यहां से अल्टीमेटली क्या आया था, TOA इक्वल टू 20 इंटू 9.81 और TOB इक्वल टू 20 इंटू 9.81। अब इसको आप पीछे देखिए क्या था, कॉस अल्फा कॉस थीटा, यहां पर था कॉस अल्फा और यहां पर था कॉस थीटा, तो यहां से आएगा 20 इंटू 9.81 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 8/10। द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा इक्वल टू 8/10 एंड न्यूटन। और ये क्या होगा, 20 इंटू 9.81 द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 6/10 न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आप दोनों वैल्यू फिर बता सकते हैं फाइनली कितना आने वाला है। फाइनली कितना आने वाला है, आप इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी से, सब लोग बताएं। ठीक है, अब यहां से आप कह सकते हैं 2 इंटू 9.81 इंटू 8, तो पहला वाला आंसर आएगा 156.96, 156.96 न्यूटन। दूसरा वाला आंसर आएगा 2 इंटू 9.81 इंटू 6, तो ये वाला आएगा 117.72 न्यूटन। ठीक है, 117.72 न्यूटन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना सब लोग को? तो ये आपका फाइनली हो गया, ये क्वेश्चंस आप क्लियरली कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम। फर्स्ट एक बात बताइए, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ना बनाना जानते तो इसी क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। आप एक्चुअल में जानते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, आप जानते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, बस उसको समझने की, उसको एक नया रूप देने की जरूरत है और कोई बात नहीं। आपको आता है व्हाट इज एफबीडी? एफबीडी हिंदी अगर आप पढ़ें तो क्या होता है, मुक्त पिंड निकाय आरेख। मुक्त पिंड आरेख, किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, एक आरेख बनाना है उस बॉडी को फ्री करके। सिंपल सी बात समझ में आ रही? तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब नाम में ही अगर आप देखें तो क्या क्या बातें हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो बॉडी तो आप समझ गए थे, बॉडी आपकी रिजिड बॉडी, यहां पर बात चल रही, यहां सारी बातें क्या चल रही, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स की बात चल रही, तो रिजिड बॉडी हो गया। हम सब लोग डिफॉर्मेबल बॉडी की बात इसमें नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने डिफॉर्मेबल बॉडी आपको डिटेल में पहले से करा रखा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने डिफॉर्मेबल बॉडी की डिटेलिंग पहले से ही कर रखी है, उसमें कोई नई बात आपको है नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम लोग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में बात करने वाले, तो पहला वर्ड आया कि कोई बॉडी है जो कि रिजिड है इस समय मैकेनिक्स में, उसका आपको एफबीडी बनाना है। और एफबीडी होता क्या है, तो किसी एक बॉडी का सिस्टम से आइसोलेट करने पर, आइसोलेट करने का मतलब फ्री करने पर, किसी एक बॉडी को, अब जैसे हम ही हैं तो हमारे चारों तरफ हमसे लोग जुड़े हुए हैं, तो पहले हम अलग जब सिस्टम से जाएंगे तब पता चलेगा ना कि कौन हमसे किस तरह की मोहब्बत करता था।
हर किसी से, हर एक का, किसी का इमोशनल अटैचमेंट है, किसी का फिजिकल अटैचमेंट है। यहाँ हमारी तरफ चारों तरफ एयर जो है वो हमारी बॉडी पर डायरेक्टली फिजिकली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रही है। तो पहले पहले बात क्या है कि सिस्टम से बॉडी को आइसोलेट करी, फ्री करी। सिस्टम को बॉडी से आइसोलेट करने के बाद सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को शो करते हुए डायमेंशन को ही भी शो करना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें क्या होता है कि सिस्टम से बॉडी को आइसोलेट करने के बाद, सिस्टम को से बॉडी को आइसोलेट करने के बाद बॉडी पर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ क्या करना, डायमेंशंस भी शो करना ही क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, किसी एक बॉडी पर, किसी एक बॉडी पर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का और डायमेंशन का। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का, अब वो एक्सटर्नल फोर्स आपका वेट हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, या कोई लोड हो सकता है, वेट हो सकता है, सेल्फ वेट भी। अगर आप सिस्टम से अलग होंगे तो जो वेट है वो अर्थ द्वारा आप पर लगाया गया, वो आपका इंटरनल बात नहीं, ये नहीं कि वेट हमारा इंटरनल है। वेट का हमें फील ही क्यों आता है, क्यों, क्योंकि हमें वेट, जो वेट एक ऐसा बल है भाई, वेट ही एक ऐसा बल है जिसके द्वारा अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है। जिस भी बल से आपको अर्थ खींचे वही आपका वेट है। और जिस दिन आपको एक खींचता हुआ प्रतीत नहीं होगा उस दिन आप वेटलेस होंगे। महसूस करने की बात है तो आपको फील होगा। आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं तो आपको जरूर महसूस होगा कि कोई हमें खींच रहा है, और खींच के मन कर रहा है उसका कि ले जाए अंदर ही कोर में घुसा ले। लेकिन जमीन है, बेड है, चेयर है, कह रहा ना मुन्ना ना, जाने नहीं देंगे। कोई भले ही खींच रहा है, हाँ अगर हम कमजोर पड़ गए तो टूट जाएंगे, तब आप थोड़े नीचे चले जाना। अब जैसे बालू में खड़े हैं तो कोई खींच रहा है हमें, हम घुसते जा रहे हैं अंदर, दलदल में घुसते जा रहे हैं अंदर, खींचे जा रहा है। लेकिन एक जगह, जिस जगह पर रेजिस्टेंस, जिस जगह पर रुकावट आपके वेट के बराबर हो जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो कुल मिला जुला के वेट भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है, रिएक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है, और जो अप्लाइड फोर्सेस हैं, जो बाहर से, जो ट्रक आके हमारे सर पे 10 ईंट रख दिया जाए, तो भैया अगर यहाँ ब्रिक रखा गया तो बाहर से लोड वैसे ही है, तो वो तो भी एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ, अंदर हमारे ढेर सारे पार्ट्स जो हैं उनके बीच में जो फोर्सेस हैं, जो फ्लो हो रहा है, लिक्विड आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड में ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, उनके बीच में क्या रेजिस्टेंस है, क्या फोर्स, उसको शो करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं करना है। अगर आप किसी बॉडी पर मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे तो वहां भी फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस, उसको नहीं हमें दें। हमें केवल क्या करना है, बॉडी को सिस्टम से फ्री करना। एकदम ध्यान से स्टेप्स को सुनिएगा, जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ये देखिए एक दूसरे से चीजें रिलेटेड रहती हैं, तो हमें पहले फोकस होना होगा कि किसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा पहले तो उस पर हम फोकस करेंगे। अरे हाँ तुम्हारा बनाना है, तुम चलो किनारे। तो पहले बॉडी को सिस्टम से फ्री करिए। अब जब आप बॉडी को फ्री करेंगे तो ये 2-3 बातें ध्यान रखना है कि फ्री करते हुए ये नहीं कि कोई बॉल था तो रेक्टेंगल हो जाएगा, कोई अगर बॉल था तो बॉल ही तरीके रहेगा, साइज वही रहेगी, डायमीटर वही रहेगा। तो आप जैसा बॉडी है वैसा ही रहेगा, बस सिस्टम से अलग होगा। अगर सीढ़ी इंक्लाइन थी, थीटा एंगल पर थी, तो थीटा एंगल पर ही इंक्लाइन बनाना, कुछ इधर उधर करना नहीं। बस केवल ये महसूस कर लेना कि ये देश दुनिया से मुक्त हो चुका है, ये अकेले आज सारी बातें करने वाला है। तो पहले आपको उसी डायमेंशन, वैसे ही ठीक है, तो पहले आपको एकदम सिंपली वैसे ही करना है सब कुछ, उसी तरीके की उसी बॉडी को बस अलग कर देना है, कोई कहीं चेंज नहीं होना है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम। फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम।
पहला जो चरण है क्या करने के लिए, मुक्त पिंड आरेख बनाने के लिए पहला यही है कि आपको आइसोलेट करना है, अलग करना है बॉडी को फ्रॉम द सिस्टम। आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, देन सो all the external forces, it may be weight, it may be reaction, it may be external load, everything, all the external forces, so all the external forces। और अगर आप फोर्स शो करते हैं तो एरो से दिखाएंगे, बता चुके हैं, एरो की लंबाई जो होगी मैग्नीट्यूड बताएगी और आपका डायरेक्शन एरो बताएगा। तो जैसे ही आप करेंगे एरो से सारे फोर्सेस दिखाएंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप होगा कि आप हर एक डायमेंशंस को शो करें। बन गया एफबीडी, बन गया एफबीडी यार, खत्म मामला, इतना से ही करना रहता है। तो अब पढ़िएगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इज अ ग्राफीय डायग्राम, ग्राफिकल आरेख, ग्राफिकल डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इज अ ग्राफिकल डायग्राम, या इसी को फोर्स डायग्राम भी कहेंगे। ग्राफिकल डायग्राम, फोर्स डायग्राम यूज टू विजुलाइज, इसको यूज करते हैं, जब आप यूज करते हैं तभी तो आप जान पाते हैं कि इस बॉडी पर ये फोर्सेस है और उसकी वजह से ये रिएक्शंस होगा। मतलब वो बाद का विषय होता, पहला होता है एफबीडी बनाना। पूरी मैकेनिक्स में अगर आप एफबीडी बना लेते हैं तो आप ये समझिए कि 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जब आप एफबीडी बनाते हैं तब आप सोच पाते हैं क्या लामी लगेगा, क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगेगा, क्या होना चाहिए, मतलब वो उसका बाद का पार्ट होता है। पहले आप उस बॉडी के बारे में तो जाने। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम इज अ ग्राफिकल डायग्राम या फोर्स डायग्राम used to visualize the applied forces, moments, movement नहीं होगा, moments, ठीक है, applied forces, moments and resulting reaction on the body in a given condition। तो फ्री बॉडी डायग्राम की इंपॉर्टेंसी के बारे में बात यहाँ किया गया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा ग्राफिकल डायग्राम है जिससे हम विजुलाइज कर पाते हैं कि बॉडी पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस है, कितने एक्सटर्नल मूवमेंट है और उसकी वजह से रिएक्शन क्या आ रहा है। तो ये एक ऐसा ग्राफिकल डायग्राम है जिससे हम विजुलाइज जान पाते हैं, और जब जान पाते हैं तो बाद में पता चलता है क्या बॉडी सह पाएगी या क्या बॉडी में कोई और डिफॉर्मेशन होगा, वहां से शुरू होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम इज अ ग्राफिकल डायग्राम, फोर्स डायग्राम used to visualize the applied forces, moment and resulting reaction on the body। आगे that diagram is made by FBD, that मतलब यहाँ पे कौन है, FBD। free body diagram is made by isolation of all bodies, सबको आइसोलेट अलग कर दो, isolation of all bodies, support and applied forces from the concerned body। तो जब भी आपका एफबीडी बनाया जाता है तो आपको उस जो भी आपकी कंसर्न बॉडी है कि इसको हम फोकस करेंगे, उससे सारे बॉडीज को आइसोलेट कर दो, सारे सिस्टम को आइसोलेट कर दो, सारे फोर्सेस को। ठीक है, तो आइसोलेट द ऑल द बॉडी एंड सपोर्ट अप्लाइड फोर्सेस फ्रॉम द कंसर्न बॉडी या इंटरेस्टेड बॉडी, जो आपका मन हो, जिसका आपको बनाना हो। ऐसा जरूरी नहीं है जैसे थप्पड़ मारे तो हाथ की अलग बात होगी, गाल की अलग बात होगी, गाल पर आपका इंटरेस्ट है कि हाथ पर, ये आपके ऊपर है। अगर आप पर हम सोचें तो आप धरती माता को, आप फर्श को दबा रहे हैं, तो जब फर्श पर हमारा इंटरेस्ट होगा तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, लेकिन फर्श कह रहा ना हम भी आपसे कम नहीं है, तो फर्श आपके पैर पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब देखिए इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। अगर हम अपनी आप को एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम पर क्या होगा, हम पर फर्श ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा रहा होगा, और अगर हमें फ्लोर की बात करनी है, अगर हमारा इंटरेस्ट फ्लोर पर है तो उस पर हम नीचे की तरफ लगा रहे होंगे। बात समझ, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर आप पर फोर्स ऊपर लगा रहा है और आपके द्वारा चेयर पर नीचे लग रहा है, वो एक्शन रिएक्शन होता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी इज अ स्केच, एक ऐसा स्केच है, कोई भी बना सकता है स्केच ऑफ द बॉडी, स्केच ऑफ द बॉडी शोइंग ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस दैट एक्ट ऑन इट। तो फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी का एक स्केच है
जो क्या करता है, सारे एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस को दिखाता है आफ्टर रिमूविंग ऑल सपोर्ट विद द कंसिडरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल्स एंड डिस्टेंसेस गिवन। तो ये आपका फाइनल लास्ट डिफिनेशन ही कंप्लीट डिफिनेशन है। और ये क्या कह रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम इज अ स्केच, एक ऐसा स्केच है ऑफ द बॉडी शोइंग ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस, सारे एक्टिव जो लोड आए, जो रिएक्शन आए, तो ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस दैट एक्ट ऑन इन आफ्टर रिमूविंग ऑल सपोर्ट्स विद कंसिडरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंगल्स एंड डिस्टेंसेस गिवन। तो डिस्टेंस जो दिए हैं, जो एंगल है, उसको शो करते हुए सारे एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस को दिखाते हुए स्केच ड्रॉ करना ही फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इसके बाद अभी हम ड्रॉ करेंगे कहीं। अब यहीं पर बातें आ जाती हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएं। तो देखिए क्या है ना कि फ्री बॉडी डायग्राम तो बन ही जाएगा, और अभी आप बाय डिफॉल्ट एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना ही लिए थे। एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ओ का बनाए ही थे, जिस पर वेट 20 किलोग्राम नीचे था और दो टेंशंस ऐसे खींच रहे थे। तो वो आपको पता नहीं था, लेकिन आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत कठिन नहीं है कि फ्री बॉडी डायग्राम आप कर ना पाए, आपको आता भी है। लेकिन पहले से अगर आप तैयार रहेंगे, देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, एग्जाम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप तैयार हैं किस हद तक, किस हद तक आप तैयार हैं। बात समझ में आ रही? तो यही सब चीजें हैं। अब क्वेश्चन आया कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अगर हमें पहले से किसी सपोर्ट के बारे में मालूम हो, अगर हमें पहले से किसी सपोर्ट के बारे में डिटेल में मालूम हो, तो हमें आसान हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। और जब हमें पहले से फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सपोर्ट्स के बारे में मालूम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट 3 ही तरीके के होते हैं। अब उसका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिर फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और क्या है, फिक्स सपोर्ट। और रोलर सपोर्ट में क्या होगा कि आपका एक सपोर्टिंग एलिमेंट रोलर होगा। हिंज सपोर्ट को पिन ज्वाइंट भी कहते हैं, हिंज सपोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, पिन ज्वाइंट भी कहते हैं। इसी को हम सब लोग टर्निंग पेयर भी आगे थ्योरी ऑफ मशीन में कहेंगे। तो टर्निंग पेयर, हिंज सपोर्ट, रिवोल्यूट पेयर या फिर रिवॉल्विंग पेयर, ये सब एक ही बात है। तो पिन ज्वाइंट भी कहीं कहीं रहेगा, पिन ज्वाइंट या हिंज सपोर्ट। पिन ज्वाइंट या फिर हिंज सपोर्ट आपका सेकेंड हो गया। और थर्ड आपका होता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को बिल्ट इन या फिर इनकैस्टर्ड सपोर्ट भी कहते हैं, बिल्ट इन या फिर इनकैस्टर्ड भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम सब लोग इन सब के बारे में जान लेते हैं कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। अच्छा, अगर हमें इन सब का फ्री बॉडी डायग्राम पहले से मालूम होगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा बनाना आसान हो जाएगा। तो जानकारी रखिए, सब लोग ऑलमोस्ट जानते भी हैं, रिवीजन पैकेज टाइप का ही है। जितने रोलर सपोर्ट्स, जितने रोलर सपोर्ट है, वहां पर सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा। तो रोलर सपोर्ट में क्या होगा, सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड फर्स्ट सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट। और रोलर के कई कॉम्बिनेशंस आपको दिखाए गए। अच्छा, इसलिए कॉम्बिनेशंस दिखाए गए कि कोई भी आ सकता है, कोई इसमें वो रोक टोक नहीं है कि हम आएंगे तुम नहीं आओगे, ऐसा नहीं। देखिए यहां पर मेंबर खत्म नहीं है, यहां पर मेंबर और भी है, और भी ये लंबा सा मेंबर है। तो मेंबर तो ये लंबा सा है, पर यहां पर हम केवल सपोर्ट पर बात करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक आपका ये फिक्स है, और इस पर यहां पर लगा क्या है, रोलर। और जब भी रोलर सपोर्ट होगा, जैसे यहां पर भी आपका है तो पिन पर लास्ट में तो यहां रोलर लगा है, ऐसे यहां भी रोलर, यहां भी रोलर, ऐसे सारे तरीके से रोलर दिखाए जा सकते हैं। इसलिए हमारा फोकस इन सब पर है, इसलिए हमारा फोकस क्या है, इन सब पर है।
अब क्वेश्चन मार्क यहीं पर स्टार्ट होता है कि रोलर सपोर्ट में किस तरीके के रिएक्शंस आएंगे, रोलर सपोर्ट में किस तरह का रिएक्शंस आएगा। रिएक्शन आता क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने चाहेंगे कि रिएक्शन आता क्यों है, क्यों रिएक्शन आता है जिसका हम विरोध करें। जैसे होता नहीं, किसी किसी को गोदी में उठा लिए तो कोई रिएक्शन, मजा आ रहा है, वो रिएक्शन वहां पे नहीं, वहां तो क्या बात है, तो उठाने के लिए बने ही हम, ठीक है। पर अगर विरोध जब बात है, जैसे हम कोई अगर हमारा हाथ खींचे और हम उसी के साथ चले चले तो कोई रिएक्शन नहीं। रिएक्शन कब आता है? जब विरोध की बात होती है, जब वो अपोज करता है, अपोज की वजह से ही क्या आता है? रिएक्शन आता है। वो कहा ना, अब जैसे कोई हाथ खींचे और तुम करो नहीं जाएंगे, जब नहीं जाओगे इस चक्कर में होगा क्या? हाथ उखड़ेगा और क्या होगा, और क्या होगा? तो रोलर जिसको अलाउ नहीं करेगा वही रिएक्शन आएगा, रोलर सपोर्ट जिसको अलाउ नहीं करेगा वही रिएक्शन आएगा। तो क्या रोलर इसको दाएं बाएं जाने दे सकता है? कह रहा जाओ यार, हम कहाँ रोक रहे हैं। क्या ये एक्स डायरेक्शन में आगे पीछे ऐसे मूव कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या ये रॉड ऐसे रोटेट कर सकता है? रोलर बिल्कुल नहीं मना करेगा रोटेट करने से। पर क्या ये नीचे आ सकता है? तो जैसे नीचे आने की बारी आएगी कहेगा ना मुन्ना ना। तो ऊपर कह रहा ऊपर छोड़ के चले जाओगे क्या? तो हम सपोर्ट ही नहीं रहेंगे, जाओ भाग जाओ। तो ऐसा भी नहीं। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन नहीं करने देगा, और जब मोशन नहीं करने देगा तभी रिएक्शन आएगा। और जब रिएक्शन आएगा तो इस मेंबर की हाल चाल पूछो तो इस पर एक क्या आएगा? वर्टिकल रिएक्शन, जो कि बगल में बना भी है, ऐसा कुछ नहीं। तो रिएक्शन किधर? रिएक्शन किधर? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं। रिएक्शन, यही थोड़ा सा आप गलत कर जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। रिएक्शंस आप वर्टिकल बोलेंगे नहीं, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे नहीं, हमेशा रोलर सपोर्ट के कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जो ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, यहां कॉन्टैक्ट करने वाला यही तो सरफेस है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब कॉन्टैक्टिंग सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल ही इसका परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, रोलर सपोर्ट उस कॉन्टैक्टिंग सरफेस के अलोंग जाने देता है, अलोंग में उसको कोई कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने देगी, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब कॉन्टैक्टिंग सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल बोल सकते हैं, लेकिन वर्टिकल हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, वर्टिकल हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं। हमेशा ये जरूरी है कि हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस की क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो रोलर सपोर्ट में अब जैसे ऐसे रोलर है तो यहां भी कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो गया। यहां पर कॉन्टैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड है, यहां पर कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या है? इंक्लाइंड है, और इसके इधर आने जाने नहीं देगा। तो यहां पर हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर रिएक्शन आएगा, इसके अलोंग अलाउ करेगा, इसके अलोंग उसे कोई तकलीफ ही नहीं है। इधर जाओ, केवल इधर नहीं जाओगे, और जो भी रुकावट वही रिएक्शन है, जिधर भी रुकावट वही क्या है? रिएक्शन। तो रोलर सपोर्ट में केवल और केवल एक ही रिएक्शन आता है, रोलर सपोर्ट में जहां भी रोलर दिखे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन आता है, और उस रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कॉन्टैक्टिंग सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, बात ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट को ही कहेंगे पिन सपोर्ट भी कहते हैं। तो ऐसा आप टेंशन न लीजिएगा, हमेशा इसको आप मजे में रखिएगा। हिंज सपोर्ट या फिर इसी को क्या कहेंगे? पिन सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में जैसे ये मेंबर है तो यहाँ एक पिन लग गया बस। अब यहां अगर एक पिन लग गया, आप खुद सोचिए, पिन लग गया, क्या ये दाएं बाएं जाने देगा?
क्या ये दाएं बाएं जाने देगा? कहेगा ना मुन्ना ना। क्या ये ऊपर नीचे जाने देगा? ना मुन्ना ना। क्या ये घूमने देगा? अब यही भी बात आ जाती है कि पिन में जंग तो नहीं लगा है। अगर पिन में जंग लगा हुआ तो घूमने पर भी विरोध होगा कि कहा थोड़ा ऐसे फ्रीली। आप खुद सोचिए, पिन में अगर जंग लगा तो घुमाना चाहोगे तो थोड़ा सा खुरचाल लेगा कि नहीं? थोड़ा सा उसमें क्या आएगा, रबिंग आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन हम क्या मान के चलते कि फ्रिक्शनलेस पिन है, और अगर फ्रिक्शनलेस पिन है, और अगर क्या होता ही है, आइडियल सिचुएशन ही पढ़ते हैं तो फ्रिक्शनलेस पिन। अब किसी भी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फ्रिक्शन भी है तो ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन भी है तो मूवमेंट भी रेजिस्टेंस में आएगा ही आएगा। पर ये मान के चलते हैं कि हिंज सपोर्ट में जो पिन है वो फ्रिक्शनलेस है तो मूवमेंट अलाउ करेगा, और जब मूवमेंट अलाउ करेगा तो मूवमेंट रिएक्शन नहीं आएगा। सिर्फ दो रिएक्शन हिंज सपोर्ट में, सिर्फ दो रिएक्शन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और नेट की बात करें भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो फोर्सेस हुए, अब दो फोर्सेस का नेट तो आएगा ना। और नेट आपको पहले से ही पता है, अगर परपेंडिकुलर हो तो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होता है। F1 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी FBD बनाएंगे, पिन सपोर्ट, पिन ज्वाइंट्स में हमेशा दो रिएक्शंस दिखाएंगे और दोनों फोर्सेस होंगे, क्योंकि रोटेशन को ये बिल्कुल नहीं रोकता, रोटेशन अलाउ करता है पर दोनों ट्रांसलेशन को रोकता है। और रूलर कहता है कि प्लेन के अलोंग हम ट्रांसलेशन भी अलाउ करते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर आपका ट्रांसलेशन रोकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंज सपोर्ट में अब चाहे ऐसा हिंज हो तब भी दो रिएक्शन, ना तो ऊपर नीचे आने देगा ना दाएं बाएं जाने देगा। ऐसे यहां पर भी आपका दो रिएक्शन। अब दोनों की वैल्यू कुछ आए ऐसा जरूरी नहीं है, पर दो तरीके का रिएक्शन आ सकता है। वो आपका फाइनली लोडिंग पर भी डिपेंड करेगा यार, फाइनली किस तरह से लोड लगा है उस पर भी डिपेंड तो करेगा ही, लेकिन दोनों आ सकता है। और दोनों आ सकता है तो आप दिखाएंगे। कैलकुलेशन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने के बाद कोई जीरो आ जाए वो बात का विषय है। तो हमेशा हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट कुछ होता है जो अंडर रूट हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर होता है। ऐसे अगर यहां पर बात करें तो ये आपका एक है हिंज सपोर्ट है। ये भी ऐसे देखिए मल्टीपल तरीके से दिखाए जाते हैं, और जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं हम आपको सारे बता दे रहे हैं। ये यहाँ पर केवल ये जिगजैग करने का मतलब कि ये मेंबर और बड़ा है, ये मेंबर और बड़ा है, तो वो चीजें वहां हमें कोई मतलब भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिखाए, चाहे ऐसे इंक्लाइंड पिन भी आ जाए, इंक्लाइंड पिन में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए मेंबर तो है फिक्स जैसा दिख रहा, पर यहाँ पिन एक गोला बना हुआ है, तो अगर आपको वहां पर भी पिन तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, पिन सपोर्ट में दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं और दोनों फोर्सेस होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं बीच में हो सकता है, सिर्फ अगर हॉरिजॉन्टल हो तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल ही होगा, सिर्फ वर्टिकल हो तो रिजल्टेंट सिर्फ वर्टिकल होगा, नहीं तो दोनों का कॉम्बिनेशन। तो रिजल्टेंट रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है भाई। रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स जो नेट आने वाला है वो किस डायरेक्शन में होगा हम नहीं कह सकते, पर हाँ दोनों कंपोनेंट जरूर आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमेशा पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक रिएक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम जितने भी आप जब अलग करेंगे, पहले से जानकारी ले रहे हैं ना, जब अलग करेंगे बॉडी को तो जितने रोलर सपोर्ट रहेंगे वहां पर एक ही रिएक्शन दिखाएंगे, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। जितने आपके हिंज सपोर्ट रहेंगे वहां दो रिएक्शन दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जितने फिक्स सपोर्ट होंगे, फिक्स को बिल्ट इन या फिर इनकस्टर्ड सपोर्ट भी कहते हैं, फिक्स को ही हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन या फिर इनकस्टर्ड। तो इसी को बिल्ट इन सपोर्ट या इसी को इनकस्टर्ड सपोर्ट भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, इनकस्टर्ड सपोर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये पूरा कस के जाम कर दिया गया ऐसे, तो क्या ये दाएं बाएं जाने देगा, नहीं। और जब ये दाएं बाएं नहीं जाने देगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन आएंगे। क्या ये घूमने देगा, तो ये घूमने भी नहीं देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा,
हमेशा ध्यान रखिएगा जितने फिक्स सपोर्ट होंगे, फिक्स सपोर्ट, अब देखिए रोलर में वन सब रिएक्शन, अब हिंज में आपके टू रिएक्शन, और आपके फिक्स्ड में आपके क्या होंगे, तीन रिएक्शंस होंगे। फिक्स्ड में क्या होंगे आपके, तीन रिएक्शंस होंगे। तो रोलर में 1, हिंज में 2 और फिक्स में 3। और ये तीन कौन कौन, टू फोर्सेस एंड वन मूवमेंट। क्यों मूवमेंट, क्योंकि ये घूमने भी नहीं देगा, ये रोटेशन भी अलाउ नहीं करेगा। जो रोटेशन का रेजिस्टेंस करेगा उसमें मूवमेंट रिएक्शन भी है। अब जैसे ऐसे भी यहां भी फिक्स आ सकता है, ये कॉलम के रूप में आप देखे होंगे, इस समय बारजी के रूप में देखे होंगे। तो जब ये फिक्स है तो यहाँ पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो रिएक्शंस के आने के साथ साथ एक मूवमेंट रिएक्शन भी आएगा। ऐसे यहाँ पर बेल्डेड कर दिए, बेल्ड करने का मतलब भी फिक्स हुआ। बेल्ड करने का, अगर बेल्ड लिख दिया तो बेल्ड करने का मतलब भी क्या हुआ, फिक्स। तो हमेशा तीन रिएक्शंस आएंगे। फिक्स सपोर्ट में हमेशा क्या होंगे, 3 रिएक्शंस होंगे। और थोड़ा सा और देख लीजिएगा, अगर फ्री स्लाइडिंग गाइड्स है तो अब देखिए इस सिचुएशन में आपका स्लाइडिंग इधर जा सकता है, अलाउड है। ये इधर फ्री स्लाइडिंग लिख रहा है, फ्रीली स्लाइडिंग का मतलब फ्रिक्शन लेस है। अगर फ्रिक्शन हो तो यहां पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ जाएगा, तो फ्रिक्शन और पिन भी है। और अगर यहां पर पिन और स्लाइडिंग है तो केवल अलाउड किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ एक ही रिएक्शन है। ऐसे यहां पर अगर इस तरह के कॉलर है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलाउड है, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाउड नहीं है। रोटेशन हो सकता है, पिन के अबाउट यहां पर रोटेशन हो सकता है। तो यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। रिएक्शन मतलब इतना समझिएगा, रिएक्शन मतलब केवल आप ये समझिएगा कि जिसकी रुकावट वही रिएक्शन, जिसकी रुकावट वही रिएक्शन। अगर आप हॉरिजॉन्टल जाना से मना कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, अगर वर्टिकल जाने से मना कर रहे हैं तो वर्टिकल रिएक्शन। अगर घूमने से मना कर रहे हैं, अगर आप रोटेशन से अलाउ नहीं कर रहे हैं तो मूवमेंट रिएक्शन। इसमें अगर आप देखें तो ये रॉड पिन से जुड़ा हुआ, कॉलर के साथ साथ पिन है, तो यहाँ पर ये रोटेट भी कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है, पर दाएं बाएं नहीं जा सकता। अब जब इसमें दाएं बाएं नहीं जा सकता तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। अब हॉरिजॉन्टल आप कह रहे हो सर इधर ही क्यों माने, उधर भी मान सकते, आप किसी भी तरफ हॉरिजॉन्टल मान लो यार। जब आप कैलकुलेशन करोगे, अगर पॉजिटिव आया मतलब आपका मानना सही है, अगर नेगेटिव आया तो आपका मानना सही नहीं, तुरंत आप बदल लीजिए डायरेक्शन। जैसे अभी हम n है और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा n का मान पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमने जो माना वो सही है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो जो माने उसका उल्टा है, बस इतनी सी बात है और कुछ है नहीं। तो रिएक्शंस वही आएगा जिसका रुकावट होगा, और सारी चीजें। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ बेसिक चीजों को हम जान गए हैं, और कुछ और अभी बाकी है जिस पर हम सब लोग और भी एनालिसिस करेंगे। आने वाले चैप्टर्स में फ्री बॉडी डायग्राम ही पूरी इंपॉर्टेंट होगा, सब कुछ एफबीडी पर ही होगा। सपोर्ट्स में हमने आपको एफबीडी बनाना बताया। ध्यान रखिएगा, रोलर में हमेशा वर्टिकल याद नहीं करना है, रोलर में कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शंस आते हैं। हिंज में आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो फोर्स रिएक्शन आते हैं, दोनों में से कोई हो भी सकता नहीं हो सकता, पर पॉसिबिलिटी दो की है। फिक्स में 3 रिएक्शंस होते हैं, और 3 कौन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिर एक रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, तो उसके लिए होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम सब लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले समय में पूरा एफबीडी को हम सब लोग और भी डिटेलिंग करेंगे, अलग अलग केसेस में बनाना सीखेंगे, और एफबीडी कुछ आप सब लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। उसके बाद एफबीडी के बाद मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और ये चैप्टर फिर आगे समाप्ति की ओर बढ़ेगा। जब मूवमेंट होगा, कपल होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी, और फिर धीरे धीरे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम सब लोग फोर्थ सिस्टम डिटेल में कर चुके होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी 3-4 लेक्चर कम से कम इस चैप्टर में चलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, रेगुलर क्लास करते रहें। टारगेट ऑन इंजीनियर्स पे आपकी सारी क्लासेस बेहतर ही चल रही होंगी, सब कुछ आपको बेहतरीन ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते, बहुत बहुत धन्यवाद।